Okay, so this S block element, new chapter for you, but very very important. और एक पर्टिकुलर टाइप का चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या नॉलेज होगी एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है। और आप सबको मालूम है एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ओनली टू ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। बात पता है ना? ये तो कितने ग्रुप होते हैं एस ब्लॉक में? एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। ध्यान से देखो। और इसमें ऐसे तो बोलने के लिए लिथियम भी होता है, बट आपको पता है कभी कभी हाइड्रोजन वाले को भी, यहाँ हाइड्रोजन को भी रख देते हैं। अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं हमेशा लिथियम से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और लास्ट में क्या है? फ्रांसियम। ठीक है ना? सीजियम फ्रांसियम, सॉरी वही मैं देख रहा था, कुछ गड़बड़ है। सीजियम फ्रांसियम। और सेकेंड ग्रुप की शुरुआत होती है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रांटियम बेरियम है। एक मिनट, स्ट्रॉन्टियम है शायद यहाँ पे, और ये बेरियम है, और यहाँ पे शायद रेडियम है, सॉरी। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी लोग। ये दो एलिमेंट जो हैं फ्रांसियम और रेडियम, दे आर रेडियो एक्टिव। क्या है ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है ना? तो इन दोनों के बारे में हम लोग नॉर्मल स्टडी नहीं करेंगे। नॉर्मल देखो, प्रॉपर्टी बोलने के लिए सेम होती है, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से। तो सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन आती है कि ये तो एलिमेंट है हमारे सिलेबस में, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या है इनके बारे में, क्या पढ़ने वाले हम लोग? बहुत कुछ पढ़ेंगे। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर वन, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज कैसे होती है, और इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है। ठीक है ना? कैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कैसे कम होगा। तो और सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे ख्याल से हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं अभी सबके बारे में कि ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। लिथियम हमें मालूम है, सेकंड, हाँ बोलो। हीलियम बच्चे कहाँ होता है यार? हीलियम तो नोबल गैस है, 18 ग्रुप में होता है हीलियम। एग्रीड एग्रीड, 1s2 2s2 है, बट उसका उसका आउटर मोस्ट शेल्फ कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है? और वो सारे के सारे बिहेवियर नोबल गैस के हैं उसके। ठीक है? तो हाँ, इसीलिए वो 18 ग्रुप से बिलोंग करता है। कोई बात नहीं, होता है दिमाग में। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि है तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन अगर आपने वो दिमाग में रखा हुआ है डाउट, और वो बहुत दिन से कैरी कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे, अचानक से एक दिन पता चलता है ये तो कुछ और था और मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे पूछ लिया करो। अच्छी बात है, ये पूछना अच्छी बात है, जानकारी लेना अच्छी बात है। हाँ जी। तो अभी क्या देखा आपने? सबसे पहले हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत 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 सारी हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत मज़े से पढ़ना। इनऑर्गेनिक का पार्ट है ये, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, और इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक कि आईटी मेंस में भी रहेगा और एनडीए में भी रहेगा। ठीक है? तो बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे करना। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, समझना तो अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह है, बट इसके अंदर एक चीज और याद रहेगी जो आपको याद रखनी है। यू हैव टू रिमेम्बर, या यूं कह लो थोड़ा सा रट्टा भी लगाना। रट्टा इन द सेंस, बड़े बड़े सवाल रट्टा नहीं मारने हैं, कुछ चीजें याद रखनी है। अगर आप उनको नोट्स में लिख लोगे तो आपके बाद में काम आएगी जब आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह करोगे तो। ठीक है? डायरी वगैरह में लिख लेना कुछ प्रॉपर्टीज। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले
ये हमारा सेकंड पीरियड है, मालूम है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ध्यान दें तो क्योंकि ये सेकंड पीरियड है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे लिखा जाएगा, 1s2 2s1। ये क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो जो पीरियड होगा वो पीरियड सामने लिखा रहेगा और लिखा रहेगा s1। यहाँ पे भी देखो 3s1, ये क्या होगा 4s1, ये क्या होगा 5s1 और ये क्या होगा 6s1। ये बात क्लियर है कि नहीं? जहां भी किसी भी तरह की परेशानी आए प्लीज डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, इसके s के इलेक्ट्रॉन फिल करेगा ये, ठीक है। इसमें हमेशा आपको ns2 मिलेगा हमेशा। फर्स्ट ग्रुप में क्या मिलता है, ns1 रहता है, आउटर मोस्ट शेल में ns1। सब में देखो ns1 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 दिखाई दे रहा है ना, बोलो ठीक है। हाँ, मुश्किल काम नहीं है, आसान है, सब अच्छा समझ में आएगा। सेम वे मैग्नीशियम क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1, सॉरी 3s2। जैसे यहाँ पे 3s1 था वैसे 3s2। और पोटेशियम जैसे कैल्शियम के अंदर भी 4s2 रहेगा। और रुबिडियम और स्टैंटियम में ये आपको ये 5s2 रहेगा, बेरियम में 6s2 रहेगा। तो आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर समझ में आया है तभी आपको इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अब बात करते हैं। चलो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात, अच्छा साइज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। साइज तो आप 10th क्लास से अच्छे से समझ रहे हो आप। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, ओके। अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे सोडियम है, सोडियम से मैग्नीशियम थोड़ा सा छोटा होगा। पोटेशियम है, पोटेशियम से कैल्शियम थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है ना, ओके। यहाँ कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। क्यों क्यों होता है छोटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ओके। अब इसके बाद बारी आती है मेटालिक कैरेक्टर और साथ में क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर मैं बात करूं, अगर आप ध्यान से सुनो, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या देखते हो आप, डाउन द ग्रुप जाता हूं, मान लो लिथियम है तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट, लिथियम में आप क्या देखते हो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल में ये अकेला इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सेकंड शेल में और लिथियम के बाजू में बेरिलियम है, लिथियम और ये बेरिलियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप मुझे बताएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली कौन देगा, बेरिलियम या लिथियम, लिथियम, लिथियम आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या देखा हमने कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा होती है, नॉट लिथियम यार, फर्स्ट ग्रुप बोलो ना, फर्स्ट ग्रुप ऑफ करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग मेटल्स या एलिमेंट। अब ये नहीं है आप इधर से तो लिथियम ले रहे हो और यहां से स्ट्रोंटियम ले रहे हो, कैल्शियम ले रहे हो, ऐसा नहीं। लिथियम का बेरिलियम से कंपैरिजन करेंगे, सोडियम का मैग्नीशियम से करेंगे। चलो और देख लेते हैं और बढ़िया से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करता हूँ तो सोडियम में थर्ड शेल में जाएंगे और फिर शायद फोर्थ सेल में भी जाना पड़ेगा तब जाके एक इलेक्ट्रॉन, मैं राइट, 2 8, सॉरी थर्ड रहेगा, ओके। हाँ अच्छा, लिथियम के तुरंत बाद ही तो है, वो पोटेशियम में है। तो थर्ड में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो सेम वे, अच्छा के नहीं होगा भाई, फिर तो मैग्नीशियम होगा। मैं के से दिमाग में आ रहा है कि चार बनेंगे,
तो अभी क्या देखते हो आप, यहाँ पे भी थर्ड शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपने क्या देखा अभी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या हो गई, कम है, और इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसकी तो कम हुई। और अब एक चीज और बताओ मुझे, अब ये इसकी एक आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के बाद अब ये बन चुका है Na+। ध्यान देना अभी प्लीज, सब लोग ध्यान देना। अब ये बन चुका है Na+, और इधर से मैग्नीशियम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये बन गया Mg+। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया है। अब मैं बात करूंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्या सोडियम से आप 1 इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं? अब नहीं निकाल सकते, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना चुका है ऑलरेडी। इट इज नॉट इजी टू टेक आउट 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम प्लस का। बट मैग्नीशियम में आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम प्लस बना हुआ है, लेकिन एक आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी बेचैन है देने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये भी Mg2+ बन के कौन सा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, ये शेल गायब हो जाएगा। तो क्या देखा आपने, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, अल्कली की। अल्कली मेटल्स कौन होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर देखी जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल फर्स्ट किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। किसकी, सेकेंड ग्रुप की, अल्कलीन अर्थ मेटल की। अल्कलीन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं इसको, एक तो अर्थ के क्रस्ट पे मिलते हैं, दूसरे अल्कलीन का मतलब है बेस, तो ये बेस बनाते हैं वाटर के साथ मिलके। क्या बनाते हैं, बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मालूम है ना ये सब चीजें, तो ये बेस देता है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको, और आपने खूब बढ़िया से सीखा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी कम होती है उसका मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो आपने क्या देखा फर्स्ट ग्रुप में, चलो मैं फर्स्ट ग्रुप बताता हूँ फिर से। फर्स्ट ग्रुप डाउन द ग्रुप आते हो, जब डाउन द ग्रुप आओगे तो आप क्या देखते हो, धीरे धीरे आयनिक आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ये बात पता है कि नहीं? अरे भाई, लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना, सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, पोटेशियम का। हाँ, तो ये ज्यादा मेटलिक करेक्टर शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसका मेटलिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आई? अक्रॉस द पीरियड अगर आप देखते हो तब क्या देखते हो आप, अक्रॉस द पीरियड देखोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या देखी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की कम है, सॉरी सोडियम की कम है ना, जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, सो इट इज मोर मेटेलिक देन मैग्नीशियम। सोडियम इज मोर मेटेलिक देन मैग्नीशियम, पोटेशियम इज मोर मेटेलिक देन कैल्शियम। अगर ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूं। बढ़िया, मजा आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? हाँ, खूब बढ़िया समझ में आना चाहिए, आप पूछो, जम के पूछो। देखो नॉलेज, एग्जाम होते रहते हैं, एग्जाम को तो हमें देखना ही देखना है, बट उससे भी ज़्यादा मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको नॉलेज हो। 12th क्लास में आओ तो ब्लैंक ना रहो, आपको मज़ा आए पढ़ने में। तो मेरे ख्याल से जो ये बातें यहाँ लिखी हुई है फर्स्ट पेज पे, मैंने ऑलमोस्ट तो बताई दी हैं, ठीक है ना। ये खास इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, पढ़े हो गए, अब मैं पढ़ने के लिए बोला था। हाँ, यहाँ पे इसने एक चीज़ और बताई है, डायगोनल रिलेशनशिप, जो कि आपको मैंने थर्ड चैप्टर में पढ़ाया है। डायगोनल रिलेशनशिप किसकी सेम होती है, बेरिलियम से एल्युमिनियम, मतलब आगे वाले नेक्स्ट कॉलम का या नेक्स्ट ग्रुप का करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, ध्यान रखना। बेरिलियम से अगर देखो तो बोरोन होता है, लेकिन नहीं, बोरोन के नीचे वाला एल्युमिनियम, इसके साथ इसकी रिलेशनशिप रहती है। तो लिथियम की किससे रहती है,
मैग्नीशियम के साथ। ये बात आप पढ़ चुके हो खूब बढ़िया से। इनकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ये मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है, अब मुझे नहीं मालूम है आपने पढ़ा है कि नहीं। इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सेम होती है। सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, मतलब अगले ग्रुप के लिथियम शो सिमिलर टू मैग्नीशियम एंड बेरिलियम टू एल्यूमिनियम इन मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई ना आपको, ये पता है या नहीं, ये याद रखो, बस ये दो याद रखो काफी है। फिर इसके बारे में, इसके बाद बोला है चार्ज रेडियस रेशो। ध्यान से सुनना, क्या होता है इसका, चार्ज रेडियस रेशो से क्या रिलेशन है, पता है नहीं ये बात। डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन आयनिक साइज एंड और चार्ज रेडियस रेशो। चार्ज रेडियस रेशो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उसका चार्ज कितना है। और अब यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे, ये जो चार्ज बाय रेडियस पूछता है, ये मतलब चार्ज ज्यादा होना चाहिए, रेडियस उतना ही कम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, चार्ज ज्यादा हो और रेडियस कम हो। याद करो कुछ चौथे चैप्टर में ये बात मैंने पढ़ाया हूं, याद आया, फजन्स रूल, भूल गए। तो कब होता है ये चार्ज रेडियस रेशो, जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलराइजेशन करता है, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन करके क्या करता है, वो डिस्टॉर्ट करता है। किसको डिस्टॉर्ट करता है, एनायन को, है ना। एनायन जब आएगा, एनायन को वो क्या करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ज्यादा पोलराइज हो जाएगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, कौन से आते हैं, कोवेलेंट। सब भूल गए यार, कुछ भी याद नहीं रखते हो। उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। ओके, तो यहां भी बोल रहा है मोनोवेलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयन एंड डाइवेलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन आर फाउंड इन लार्ज प्रोपोर्शन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड। ये बात हमको पता है, हमारी बॉडी में भी ये सब चीजें अगर कम हो जाती है तो बहुत परेशान करता है। कभी टेस्ट हुआ आप लोगों का, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इन चारों का तो खूब होता है। कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है, इन चारों का टेस्ट होता है। तो चलो, इसके बाद आता है ग्रुप 1 एलिमेंट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल के बारे में बात करता है ये इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है, कुछ भी नहीं। एटमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। सबसे टॉप वाला कैसा होगा, सबसे छोटा होगा, और सबसे नीचे वाला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि एक एक आपके शेल बढ़ते चले जाएंगे। इंटरेस्ट लो खूब अच्छे से, देखो अभी के अभी समझने की कोशिश करो। अरे रुक क्यों गया यार ये, हाँ जी। तो ये मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझ चुके हो। और मोनोवैलेंट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जब वो रिलीज कर देता है तो एक मेटल एंड ये कैटायन है, इस तरह से कैटायन बनाता है ये। हाँ, कैटायन ही बनाता है, सोडियम प्लस, हाँ पोटेशियम प्लस, सीजियम प्लस, ऐसे बनाएंगे। तो बोल भी रहा है ना, दे इंक्रीज इन साइज वाइल गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, मतलब नीचे की तरफ आते हो तो इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। अब आ जाओ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी मैंने अच्छे से बता दिया है, आपको एक बार पढ़ना है पढ़ लो एक बार। वैसे मैंने बताया हूं मैं आपको। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। अब मैं धीरे धीरे ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो आपको बहुत 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 काम आएगी 12th क्लास में भी, और आपको धीरे धीरे आपके सिलेबस में वो रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। हाइड्रेटेड बनते हैं ना जब ये लिथियम भी, जैसे एक मिनट, द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कली मेटल आयंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आयनिक साइज। जैसे साइज बढ़ता जाएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, मतलब लिथियम की सबसे ज्यादा होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो लिथियम प्लस हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन
एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। तो ये हाइड्रेटेड है, देखो 2H2O, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रहेगी तो इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे इस तरीके से डॉट लगा के, क्रिस्टलाइजेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो लिथियम वाले जितने भी हैं आपने देखा होगा इसके साथ वाटर रहता है, लिथियम क्लोराइड भी हाइड्रेटेड होता है। डाउन द ग्रुप जाते जाओगे तो आप हाइड्रेटेड पोर्शन इसको आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम होती चली जाएगी डाउन द ग्रुप। ये आप याद रखना थोड़ा, ये आपको और भी आगे काम आएगा, बताऊंगा मैं इसको। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ध्यान से सुन लो। लिथियम क्रिम्सन रेड छोड़ेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है। येलो सोडियम, आपने कभी सोडियम लैंप देखे हैं? होते हैं ये, आपको कभी कभी चौरस्ते वगैरह पे लगे हुए रहते हैं। तो किसी कोई कोई वायलेट होगा तो कोई रेड वायलेट, रुबीडियम है तो, और अगर सीजियम है तो वो ब्लू कलर का होगा। अगर आप ध्यान दो तो इसकी वेव लेंथ के हिसाब से इसका कलर बदल रहा है। किस रेंज में आपकी वेव लेंथ है? वेव लेंथ कम है या ज्यादा है? रेड वाले पोर्शन देखो तो आपको पता है ना, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, पता है कि नहीं? है ना, देखो ये 780 बोल रहा है, और ब्लू का देखो 550 450 दिख रहा है। अरे है ना, तो ऐसे ही कुछ रहता है, ज्यादा उसमें परेशान मत हो, उसको ज्यादा थोड़ा सा याद रखना ये सब चीजें। तो क्या बोलता, ऑल द अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स। कैसे होते हैं? सॉफ्ट और लाइट होते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज दीज एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी, मतलब हल्के होते हैं। कैसे होंगे? हल्के होते हैं, लो डेंसिटी होती है, विच इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाते जाओगे तो ये बढ़ती चली जाएगी। हाउएवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। अब ये सोडियम की कहानी मैं थोड़ा सा और बता दूं। ये सोडियम जो है लिथियम से भारी होता है और पोटेशियम से भी भारी होता है। बड़ी अजीब स्टोरी है इसकी। ठीक है, कि कहाँ गए? हाउएवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। तो अब इतनी सी कहानी छोड़ बोल के छोड़ दिया। अगर आपको रीजन ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लेना आप, वो अवेलेबिलिटी भी ऑफ डी ऑर्बिटल है इसका आंसर, लेकिन आप लोग भी ढूंढो पोटेशियम क्यों है हल्का सोडियम से, जबकि पोटेशियम नीचे आता है ना, लिथियम ऊपर रहता है। तो लिथियम से तो भारी है ये, लेकिन पोटेशियम से भी भारी है। तो इसका रीजन आप लोग ढूंढ लेना, देखना। ठीक है, आंसर आपको वही डी ऑर्बिटल ही मिलेगा। आगे देखो, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो इंडिकेटिंग वीक मेटलिक बॉन्डिंग। बहुत ध्यान से देखना, ये क्या बोलना चाहता है कि इनके इनके बीच में मेटलिक बॉन्डिंग कम होती है। ठीक है, कम होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते कम होते हैं। हाँ, एक चीज और सुन लो, ये जो ऊपर के फर्स्ट थ्री मेंबर हैं, फर्स्ट थ्री मेंबर, इनकी फिर भी मेटलिक बॉन्डिंग ज्यादा है। ठीक है ना, पैकिंग स्टाइल से। अब अभी मैं पैकिंग स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि 12th क्लास में है। तो पैकिंग स्ट्रक्चर शुरू वाले जो हैं उनका पैकिंग स्ट्रक्चर अराउंड 74% टाइप होता है, ये आप निकालेंगे 12th में। और जो बाकी के जैसे से आप डाउन होते चले जाओगे उसमें आपको 50 to 60% मिलेगा पैकिंग। तो आप खुद ही सोचो, जिसके अंदर पैकिंग ज्यादा परसेंटेज होगी, एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग ज्यादा होगी, ज्यादा भारी हो जाएंगे। ठीक है, और डाउन द ग्रुप आएंगे तो उसकी पैकिंग कम होगी। अब जब पैकिंग ज्यादा है इसका मतलब उनके मेटलिक बॉन्ड स्ट्रांग है, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रांग है। और जब मेटलिक बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो उसके उसके बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर मेटल्स। अदर मतलब सेम ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, सेम ग्रुप में। ओके, कहां तक आ गए हम लोग? अल्कली मेटल लो इंडिकेटिंग वीक मेटलिक बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब ऊपर वालों की थोड़ी कंपेरेटिवली ज्यादा, बाकी के जो मेटल है नीचे वाले उनकी वीक है बॉन्डिंग आपस में इनकी। ऐसे तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो वीक बॉन्डिंग है, लेकिन शुरू के तीन ज्यादा स्ट्रांग हैं,
नीचे वाले और ज़्यादा वीक हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देम, उनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। The alkali metals and their salt impart characteristic color on an oxidizing flame। ये चीज देख लेना अभी। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्यों डाल रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, और ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है उसके इलेक्ट्रॉन को छीनने के लिए। मतलब आप उसको क्या बना रहे हो? केटायन। भाई इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज ही तो होगा ना, बोलो। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से क्या करने जा रहे हो आप? उसको आयनाइज कर रहे हो, उसके इलेक्ट्रॉन को भगा रहे हो वहां से। भगाने का मतलब वो केटायन बन रहा है। केटायन बनेगा तो पर्टिकुलर मेटल अलग अलग टाइप के कलर इंपार्ट करेगा। तो लिथियम इंपार्ट करता है क्रिम्सन रेड। ये क्यों करता है? थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आपको, नहीं तो 12th में तो सीखोगे ही सीखोगे। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट्स द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आप उसको भगाना चाहते हो। जब वो हाई एनर्जी उसको मिलेगी और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके भागेगा टू ए हायर एनर्जी लेवल, जिस एनर्जी लेवल पे उससे वो अगले स्टेज पे भागेगा जब हायर एनर्जी लेवल पे। एंड व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, ध्यान रखना आपको याद होगा बामर, बामर के बारे में याद है? तो वो जो वापस आता है सेकंड स्टेज वाली बात समझ में आई नहीं? हाँ हाँ, तो जब वहां n=2 पे आता है ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट पे, सो देयर इज एमिशन ऑफ रेडियन, और रेडिएशन वहीं पे एमिशन होती है रेडिएशन की, और वो विजिबल रीजन में आता है स्पेक्ट्रम के थ्रू, स्पेक्ट्रम के अंदर, और वो कलर हमको ये दिखाई देगा, और वो क्रिम्सन रेड कलर दिखाई देगा लिथियम के अंदर, और सोडियम का येलो कलर। इसलिए कभी कभी देखा होगा कहीं कहीं पे येलो कलर का लैंप दिखाई देता है आपको, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये लोग घरों में तो नहीं लगाते हैं, बट चौराहे वगैरह पे बड़े बड़े पोल लगे होते हैं ना जहाँ पे, और लाइटें लगी होती हैं, तो ज़्यादातर आपको सोडियम लैंप मिलते हैं। वायलेट कलर है तो पोटेशियम, रुबिडियम है तो रेड वायलेट, और सीजियम है तो ब्लू। तो वो क्या करते हैं उसके अंदर क्या डाल के रखते हैं? इनके वेपर। क्या डालते हैं इसमें? इनके वेपर रहते हैं। तो जैसे ही वो हीट होना शुरू होता है, कभी कभी कुछ ऐसे लैंप आपने देखे होंगे, पहले वो जलते हैं, फिर थोड़ी देर जलते रहेंगे, फिर उसके बाद वो बत्ती बुझ जाती है, लाइट बुझ जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद एक्साइटेड होते हैं, फिर से वो लाइट जलती है। कितने लोगों ने देखा है बात, ये चीज है ना, नोटिस किया होगा? तो ये वही है, जब एक्साइटेड हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, उस टाइप का कलर देना शुरू करेगा। एनीवे आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से बात। अल्कली मेटल्स कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव फ्लेम। तो ये एक तरह का टेस्ट भी है कि भाई कौन सी फ्लेम दे रहा है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये क्या चीज़ है। एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। सो दीज एलिमेंट्स व्हेन इरेडिएटेड विद लाइट, ध्यान देना इसके ऊपर फोटोन्स डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब में बी सफिशिएंट टू मेक एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको पता होगा, थ्रीशोल्ड एनर्जी तो कम से कम उसको मिलनी चाहिए, इतनी सफिशिएंट लाइट मिलनी चाहिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। बात तो समझ में आ रही होगी ना? इतनी एनर्जी, इतनी फोटोन्स आपको देनी पड़ेगी कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, इलेक्ट्रॉन लूज, एंड दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। कलर चला गया। अरे यार क्यों ना आ गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जब बनाते हैं तो ये इसके अंदर ये सीजियम और पोटेशियम के इलेक्ट्रोड बनाते हैं इजीली, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, पोटेशियम भी और सीजियम भी। केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी पड़ेगी।
ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फंस जाओगे। याद क्या करना है, देखो मैं पहले एक बार बताऊंगा, फिर उसके बाद ये बताऊंगा आपको याद कैसे करना और कैसे लिखना है। मैं दोनों चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है एयर से, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर। एयर इज नथिंग बट ऑक्सीजन। मतलब आपको ये बताना है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। जब भी एयर की बात आती है इसका मतलब है वो ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ओके, तो ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। अब किस तरह के ऑक्साइड बनते हैं? सुपर ऑक्साइड भी बनता है, पर ऑक्साइड भी बनता है। पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, बहुत ध्यान देना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2। पर ऑक्साइड में कितना होता है? -1। सुपर ऑक्साइड में कितना होता है? ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आज मैडम ने बताया लगता है। बताया क्या? अच्छा, कौन मैं बताया था? पता नहीं यार, मुझे तो याद नहीं है। चलो जो भी है, तो अभी यहाँ पे क्या क्या बनने जा रहा है बहुत ध्यान से देखना, समझ में आएगा। द अल्कली मेटल टार्निश इन ड्राई एयर। टार्निश समझते हो? इस मेटल को अगर एयर में रख देते हैं तो क्या क्या करते, ड्राई एयर की बात कर रहा है, अगर वेट है तो बहुत खतरनाक है। ड्राई ड्राई एयर के टार्निश मतलब ऊपर का कलर जो है ना बिल्कुल गंदा सा हो जाता है, टार्निश हो जाता है, मतलब उसके ऊपर एक कोरोड टाइप हो जाता है। आपने देखा है ना, रस्ट जैसा हो जाता है, लेकिन यहाँ रस्ट नहीं बोलेंगे। टार्निश इन ड्रायर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड, तो उसके ऑक्साइड उसके ऊपर जम जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से वो टार्निश हो जाता है। विच इन टर्न रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। मैंने अभी बताया जरा से भी मॉइस्चर इसको मिलती है तो ये फटाफट हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। दे बर्न विगरसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड। तो अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ये यहाँ समझने वाली बात है। आप इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इसने यहाँ पे क्या बोला, पहले पहले अगर ड्राई एयर है तो उसके ऊपर टार्निश हो जाता है, और जरा से भी मॉइस्चर मिलती है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेकिन अगर इसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं इसको, तब ये टोटली ऑक्साइड्स बनाएगा, ओनली ऑक्साइड बनाएगा बर्न करते समय। वहां पे वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं है। लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड। लिथियम क्या बनाता है? मोनोऑक्साइड। सोडियम फॉर्म्स पर ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाएगा? पर ऑक्साइड बनाएगा। ध्यान से सुन लो। एंड अदर मेटल, बाकी के मेटल सब सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। एंड द सुपर ऑक्साइड O2 माइनस आयन इज स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायंस सच एज K, Rb एंड CS। सो लिथियम, यहाँ पे एग्जांपल आप देख ही रहे होंगे। कहाँ गया? हाँ, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ चीजें हैं, सबके बारे में अगर ये एक काम करना, मुझे मालूम है आप लोग इसको देखते नहीं हो, लेकिन एक बार आराम से देखना कि ये 3 है, एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर देख लो। जरूरत नहीं है आप याद करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप देखो एटॉमिक मास की बात करता है। एटॉमिक मास जनरली डबल या डबल से थोड़ा ज्यादा होता है ना? ये बात तो पता है ना आपको। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, सबका S1 है। आयनाइजेशन एंथैल्पी अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, उसके बारे में भी देख लो थोड़ा। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो किस तरीके से कम होती जा रही है ना, कम हो गई। फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी भी देखो, अभी अभी पढ़ के आए कि लिथियम की बताया था सबसे ज्यादा है माइनस, देखो लिथियम की सबसे ज्यादा है और सीजियम की सबसे कम। मतलब ये हाइड्रेशन जब भी होगा, पहले सुन लो अच्छे से, हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब हमेशा याद रखना, अगर कोई बोलता है हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब वहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होती है एनर्जी, इसमें देखो -406 किलो जूल है, किलो जूल पर मोल। पोटेशियम में 330 -330, मतलब इतने किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। कब? हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो यहां तक आते आते काफी कम हो गई। मेटेलिक रेडियस, साइज की बात कर रहा है। ऊपर वाले का लिथियम का ये साइज है, देखो ये सोडियम का है, पोटेशियम का, देखो साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। थोड़ा पढ़ो इसके बारे में, थोड़ा सोचोगे ना, अपने आप से डिस्कस करो, आपकी समझ में आएगा।
ये आयनिक रेडियस है। आयनिक रेडियस का मतलब होता है M+, और M+ का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका साइज क्या है, देखो ऑलमोस्ट आधा हो गया। नॉर्मल मेटलिक रेडियस है ये, और एक इलेक्ट्रॉन देते एक शेल गायब हो जाएगा, कितना ज्यादा कम हो गया, देख रहे हो। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट है। मैंने बताया भी था ऊपर वालों में मेल्ट, ऊपर वाले कौन कौन है, ये सब है ऊपर वाले। तो ये ऊपर वाले जितने भी, इनकी बॉन्डिंग ज्यादा है, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और इन सब का जो है कम रहता है। डेंसिटी, मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये इससे भारी होता है सोडियम, देखो जरा ध्यान से देखो 0.97 है, लिथियम से भी भारी है और पोटेशियम से भी भारी है, दिख रहा है कि नहीं। और याद रखना केमिस्ट्री के अंदर, अभी तो बहुत कम समझ पाओगे 11th क्लास में, लेकिन याद रखना 12th क्लास में आपको वही ज़्यादा ध्यान रखना है जो एनोमलस चीज़ें हैं, जहाँ पे कुछ अलग हट के क्वेश्चन आता है। हट के मतलब जो, जहाँ पे नॉर्मल बिहेवियर तो सबका होता है, नॉर्मल बिहेवियर सबका होता है, लेकिन सब लोग किस चीज़ के लिए याद रखते हैं, उसका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मेरी बात सुन रहे हो आप। चलो मैं छोटी सी, चलो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं, याद करो ये क्या है, याद करो क्या है, कुछ याद आया। यस, वो टेबल, वही टेबल है ये, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 वैल्यू पर वोल्ट, मतलब ये कि एक मेटल आयन, और ये मेटल में कन्वर्ट होता जब एक मेटल आयन, मेटल से मेटल आयन में कन्वर्ट, तब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। लिथियम आपने सबसे नीचे देखा था, सबसे नीचे -3.04, और मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, याद आया। स्ट्रॉन्ग नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बोलना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम है। बाकी देखो सब की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम है, मैं ये -3.04 है, ठीक है। तो इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी देख लो, सबकी सभी के सभी रिड्यूसिंग का काम करते हैं। रिड्यूसिंग का मतलब क्या, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देते हैं। भाई खुद रिड्यूस होने का क्या मतलब है, सॉरी, सामने वाले को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, और खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जो ऑक्सीडाइज होता है क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस वही। तो ऑक्सीडाइज रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो बड़ी तेजी से करता है, बहुत जल्दी, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा बस ऑलमोस्ट उतना ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी, मैं अभी से बता चुका हूँ। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, और इसके थ्रू हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। अभी से मैं आगाह कर दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें बीच बीच में बता देता हूँ, इन पे ध्यान रखना है, मतलब ये सब आएगा, और तंग करता है किसको, जो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते नहीं है उनको बहुत तंग करता है ये इनकी ऑकरेंस है भाई, देख लो एटमॉस्फेयर में कौन कितना ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ यहाँ पे था मैं, सोडियम देखो परऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, और देखो ये सुपर ऑक्साइड बना रहा है MO2, देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी है, दिख रहा है। एम की मतलब, एम की तो 1 है ना, बोलो भाई, एम की 1 है कि कौन सा मेटल है, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, अगर ये मेटल है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, और मान लो यहाँ पे ओ की एक्स ले लो तो 2x है, 1 + 2x = 0,
तो 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -12। बस थोड़ा याद रखो, -12 कौन कौन शो करेगा? पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सोडियम बनाएगा सोडियम पेरोक्साइड, लिथियम बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी। देखो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आप एक बार रीडिंग किए हो, एक बार मैंने अभी पढ़ाया, एक बार और पढ़ लेना बस, और फिर उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कैसे सवाल तैयार करने हैं। नहीं लगेगा तो आप एक काम करना, बस आज का काम अभी से सुन लो। आप एक काम करना, बुक के पीछे, सॉरी वो चैप्टर एंड के जो क्वेश्चन होते हैं और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लो। आपका क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं। क्यों मैं बोलता रहता हूं बुक के क्वेश्चन पढ़ो। तो आगे देखो, इन ऑल दीज ऑक्साइड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अल्कली मेटल इज +1। हाँ बिल्कुल सही बात है, मेटल की +1 है। लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन ऑफ एयर। अब ध्यान से सुन लो, एयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसके साथ लिथियम नाइट्राइड बनाता है, नाइट्राइड Li3n। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है, लिथियम की 1 है, इसलिए उसको लिथियम नाइट्राइड लिखा जाएगा। बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, अल्कली मेटल्स आर नॉर्मली केप्ट इन, मालूम है, केरोसिन ऑयल। अब ये केरोसिन ऑयल तो नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सी क्लास का क्वेश्चन है? 10th क्लास का। ये आपको पता होना चाहिए। 9th में भी है क्या? 10th में है। क्लास कुछ भी होने दो, बताने के लिए तो 8th वाले को ही बताया जाता है, इसमें क्या है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन KO2? के क्या बनाता है भाई? सुपर ऑक्साइड बनाएगा ना। द सुपर ऑक्साइड स्पीसीज इज रिप्रेजेंटेड एट O2-, सिंस द कंपाउंड इज न्यूट्रल, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इज +1। हाँ ठीक है, ये तो पहले से ही पता है। एक्चुअली क्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना जानता है, ध्यान से सुनना, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है और वो उसने एस ब्लॉक नहीं पढ़ा, चलो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचो, जिसने एस ब्लॉक नहीं पढ़ा लेकिन उसने 8th चैप्टर पढ़ा है, रेडॉक्स पढ़ा है, अब उससे पूछा जाए कि भैया यहाँ के की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो वो चुपचाप यहाँ X लिखेगा और ऑक्सीजन की -2 लिखेगा। अब आप मुझे बताएंगे के की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनती है? 4 बनती है ना। तो उसने नहीं पढ़ा तो गया। हर जगह हर चीज के रूल केमिस्ट्री में बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है आप में से, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो, इसके बाद क्या देखते हो, ये क्लियर हो गया पूरा? आगे बढ़ो, बोलो भैया बोलो यार थोड़ा। अब है रिएक्टिविटी। अभी तक हमने एयर के बारे में पढ़ा, पहले एक बार फिर से वो देख लो, इसके बारे में थोड़ा एक जस्ट रिकैप हो जाए। आपने क्या देखा? रिएक्टिविटी विद एयर। बस इतना याद रखो कि लिथियम के साथ में नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है और सोडियम के साथ में परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के साथ में क्या बनाता है? क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड बनाता है। हाँ बस थोड़ा याद, कुछ भी नहीं है यार, ये कुछ भी नहीं है, इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आपको थोड़ा सा लिखना आना चाहिए बस। अब आ गया वाटर, रिएक्टिविटी विद टुवर्ड्स वाटर। तो मैंने भी थोड़ी देर सॉरी, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जितने भी मेटल हैं ये, खास करके सोडियम पोटेशियम वगैरह, इन सबको केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, मॉइस्चर के साथ। तो भला पानी डालोगे तो क्या होगा? आप एक काम करना भाई, आज सभी लोग आप अभी एक काम करना, यूट्यूब में जाना, यूट्यूब में जाके ध्यान से सुनना, अब ये मत बोलना सर यूट्यूब ऐसे लिखो, यूट्यूब में जाना और
सिंपली लिखना रिएक्शन ऑफ सोडियम इन वाटर या एक्सपेरिमेंट लिखना, नॉट रिएक्शन। रिएक्शन पढ़ाने वाले बहुत आ जाएंगे फिर। एक्सपेरिमेंट ऑफ सोडियम इन वाटर, बस ये लिखना। एक न एक जो है सिर्फ फिर आपको मिलेगा, बाल्टी भर के सोडियम पानी में गिरा देगा और भाग जाएगा वहां से, और जबरदस्त धमाका होता है, पानी दूर दूर तक उछलता है, ऊंचाई तक। किसने किसने देखा है? हाँ, तो देखना आज देखना, आप लोग देख लेना जस्ट नॉलेज के लिए। तो ये बताना चाहता है कि वाटर के साथ बहुत जबरदस्त विगरसली रिएक्शन करता था। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रो, और साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और आपने खूब बढ़िया से, आप लोगों को ये भी पता है कि मेटल के साथ में अब यहाँ भी क्या करता है वाटर। अब आप देखो ध्यान से, थोड़ी देर के लिए सोचो, एल्कली बना रहा है इधर, तो एसिडिक वर्क करता है, सच पूछो अभी, लेकिन आप लिखना मत। यहाँ पे क्या करेगा ये, और मेटल में एसिड डालते हैं तो क्या मिलती है हमको? हाइड्रोजन गैस। आपको मालूम है इतना विग्रस क्यों हो जाता है ये? अभी हाइड्रोक्साइड तो बन रहा है, क्यों हो जाता है, कोई बताएगा? कोई भी नहीं बोल रहा, मैं बोलूं? अरे मैं बताऊं क्या? उसका कारण ये है, हाइड्रोजन गैस जो बनती है, क्योंकि पहले हीट जनरेट होती है, ध्यान से सुनना। पहले हीट जनरेट होगी, थोड़ी सी हाइड्रोजन जनरेट होगी, और फिर यही हीट इस हाइड्रोजन को करती है बर्न, आग लगा देती है। और जब हाइड्रोजन निकलती जा रही है उसमें, क्योंकि रिएक्शन होती रहेगी, पानी थोड़ी कम हो गया, पानी तो खत्म नहीं हो गया ना, मेटल खत्म हुआ है। तो जब पानी नहीं खत्म हो रहा, मेटल नहीं खत्म हो रहा, तो और हाइड्रोजन निकलेगी, और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन निकलेगी उतना ज्यादा विगरस होगा। भाई आग लगी हो और उसमें हाइड्रोजन मिलाते जाओ, क्या होगा? आग बढ़ती जाएगी। पता है कि नहीं बात? हाँ, तो आप याद रखेंगे अभी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड तो क्लियर हो गया, और ये M तो M+ बनेगा, बस दैट्स ऑल, याद रखना। अब आगे देखो इसके बारे में, ई नॉट वैल्यू देखो फिर आ गई, अब पीछा नहीं छोड़ेगा ये, इसलिए बोलता हूँ इससे मित्रता कर लो, ये आपका मित्र बन जाएगा, तो आप बहुत नॉलेज हो जाएगी आपको। इट मे बी नोटेड दैट ऑल दो लिथियम हैज मोस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, पता है ये बात? -3.05 कितना है, सॉरी अभी पीछे पढ़ के आए ना, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है इसकी नॉट वैल्यू। सो इट्स रिएक्शन विद वाटर इज लेस विगरस देन दैट ऑफ सोडियम। अब ध्यान से सुनना, बता रहा है लिथियम की रिएक्शन कम विगरस है, दैट ऑफ सोडियम, सोडियम की ज्यादा है। क्योंकि मैंने अभी आपको लिथियम के बारे में नहीं बोला था, मैंने बोला था सोडियम को डालते हुए देखना, नॉट लिथियम, क्योंकि लिथियम इतना विगरस रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता रिएक्शन, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी ई नॉट वैल्यू जो है मोर नेगेटिव है कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, तो कम नेगेटिव होगी तो ज्यादा विगरस रिएक्शन दिखाएगा। सोडियम विच हैज द लीस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, सोडियम की सबसे कम है अमंग द अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल में इसकी लीस्ट वैल्यू है नेगेटिव, मतलब कहने का मतलब ज्यादा ई नॉट वैल्यू है। सो दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स स्मॉल। अब ये भी इसका रीजन भी है, देख लो कि भाई उसका ई नॉट वैल्यू मोस्ट नेगेटिव क्यों है, तो वो इसकी वजह से है कि उसका स्मॉल साइज है अपने पूरे ग्रुप में, वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, अब पढ़े थे ना पीछे, अरे बोलो यार, है ना? तो लिथियम ने हाइड्रेशन पढ़ा था, .2H2O था कि नहीं, बताओ, याद आया? तो वहां पे, हाँ, तो उस वहां पे हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये आपसे छुपा नहीं है, ये मैंने क्लियर बोला था कि लिथियम की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपेयर टू सोडियम, और सोडियम से की ज्यादा है पोटेशियम। ये बात क्लियर है कि नहीं? इस ऑर्डर में ऊपर से नीचे जाओगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। तो यहाँ हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी क्या है? ज्यादा है, स्मॉल साइज है और वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है। ठीक है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा है इसकी, ठीक है, तो उतनी विगरस रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा।
अदर मेटल्स ऑफ ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर। तो आपको देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको इसमें आनंद लेना चाहिए और याद रखना ये सीक्वेंस है। आप पीछे की कोई भी नॉलेज नहीं है, अगर आपको मान लो ई नॉट वैल्यू किसी ने नहीं सीखी थी, मान लो थोड़ी देर के लिए वो क्लास में नहीं था, भूल गया, नहीं पढ़ा, अगर उसको ये चीज नहीं पता है तो मुंह खोल के सिर्फ देखता रहेगा, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? है ना? वो सोचे कि क्या है यार ये ई नॉट वैल्यू, कहाँ है ये, कैसे है, ध्यान नहीं दिया तो नहीं। इसलिए मुझे कल अचानक से याद आया, इसलिए मैं उस पेज पे लेके गया आपको कि पहले मैं दिखाऊं इनको, क्योंकि बार बार उसकी बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस में है नहीं वो वाला पोर्शन, वहां से निकाल दिया है टाइट्रेशन वगैरह, इसलिए मेरी नज़र उस पर नहीं पड़ी, लेकिन कल अचानक से याद आ गया। तो आई होप ये यहाँ पे देखो, हर चीज, अगर आपको पुरानी चीज नहीं याद रहेगी, पुरानी चीज की नॉलेज नहीं है, तो आपको नई चीज सीखने में बहुत मुश्किल होगी, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा हो। तो ई नॉट वैल्यू आपने देखा और यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी देखा, आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इसको एक ऑर्डर में पढ़ते हैं कि भाई डाउन द ग्रुप जाएंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, है ना। स्मॉल साइज होने की वजह से, अब स्मॉल साइज बहुत बड़ा रीजन है पूरी केमिस्ट्री में। आप देखोगे जो सेकंड पीरियड है, आप हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दो, सेकंड पीरियड जितना भी है वो सब अपने अपने ग्रुप के क्या हैं, सबसे छोटे भैया हैं, सबके सब, है ना। और छोटे भैया क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कमाल करते हैं, ना तो इनके अंदर डी ऑर्बिटल होता है ना, और सबसे छोटे साइज होता है, इसलिए हमेशा डिफरेंटली चलते हैं, अलग इनका बिहेवियर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आएगा ये वाला क्वेश्चन, करोगे तो और मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दे ऑल्सो रिएक्ट विद प्रोटोन डोनर्स। हाँ याद रखना, जो प्रोटोन डोनेट करता है ना उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं एज अल्कोहल, गैसियस अमोनिया एंड एल्काइंस। और गैसियस, ये अमोनिया वाला पार्ट अभी आएगा, मैं बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अक्सर दिया जाएगा, आपकी मैडम जरूर देंगी। ये वाला लिक्विड अमोनिया, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, ये पढ़ा है मैडम ने आज? है नहीं पढ़ाया? कल पढ़ाएंगे, फिर कल पढ़ाएंगे। ये ब्लू कलर देता है ड्यू टू दिस ये दिस इलेक्ट्रॉन, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है इसके। रुक जाओ, अभी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं वहां पे। रिएक्टिविटी टुवर्ड डाईहाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में क्या करता है ये, हाइड्रोजन के साथ, तो अल्कली मेटल रिएक्ट विद डाईहाइड्रोजन एट अबाउट 673 केल्विन। लिथियम और ज्यादा हीट उसको दोगे तभी करेगा हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन, टू फॉर्म हाइड्राइड्स। क्या बनाएगा? हाइड्राइड्स। ऑल द अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। बात को समझ लो थोड़ी देर के लिए, हाइड्राइड जो है, एक तो हाइड्रोजन वैसे ही छोटा होता है, और जब ये हाइड्राइड बनेगा तो आयनिक होते हैं ये। क्या होंगे? आयनिक। आयनिक नेचर होता है इनका, MH बनाते हैं ऐसे। क्या बनाते हैं? MH। इसको मैं आयनिक क्यों बोल रहा हूं भाई? सोडियम क्लोराइड को मैं आयनिक बोलता हूं, यह Cl माइनस Na+, इलेक्ट्रॉन लेन देन का मामला है, बोलो, इलेक्ट्रॉन लेन देन का मामला है। तो भाई यहाँ पे क्या दिक्कत है? NH में Na एक इलेक्ट्रॉन देता है और H एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ पे भी आयनिक सॉलिड ही होता है, बिल्कुल नमक की तरह। जैसे नमक होता है NaCl आयनिक, वैसे ये भी आयनिक सॉलिड है। तो मेटल, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा, हाइड्राइड बनाता है, मेटल हाइड्राइड। क्लियर है भाई? देखो एक चीज फिर से, ओके, ये इस तरीके से ये हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करेगा। अब एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया लिथियम बहुत छोटा है, और मान लो क्लोराइड बहुत बड़ा है, क्लोराइड तो है ना, क्लोराइड क्या है, थर्ड पीरियड का है, और लिथियम किसका है? सेकंड पीरियड का है। तो देखा जाए तो लिथियम क्लोराइड जब बनेगा, लिथियम क्लोराइड साथ में डॉट H2 याद है आपको? तो अब ऐसे केस में ध्यान देना, ये क्या करता है, किस टाइप का बनेगा? अगर देखा जाए, ध्यान से सुनना वे सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन।
लिथियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लेगा। देखने में ऐसा लग रहा है कि भैया ये आयनिक है, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन इसके अंदर तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर किसकी वजह से होता है? फजन, फजन, फजन्स रूल। क्यों? क्योंकि पोलराइज करता है, लिथियम छोटा है, बड़े वाले एनायन को पोलराइज करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, और डिस्टॉर्ट करने की वजह से उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। ये बात मैं शायद जाने कितनी बार बता चुका हूँ, फजन्स पढ़ाने से पहले ही बताया, फजन्स पढ़ाने के बाद भी। तो चलो देखते हैं। द अल्कली मेटल्स रेडली रिएक्ट विगरसली विद हैलोजेंस टू फॉर्म आयनिक हैलाइड। ले देखो ये बता रहा है ना, ये भाई क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम प्लस Cl माइनस, आयनिक है प्योरली। वो अलग बात है, थोड़ा सा कोवेलेंट होता है, जितने भी आयनिक होते हैं थोड़ा सा कोवेलेंट रहता ही रहता है, और जितने भी कोवेलेंट होते हैं उनमें थोड़ा सा आयनिक भी रहता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जनरल बात करता है कि भाई M प्लस और H माइनस तो बनाएगा, आयनिक हैलाइड बनाएगा। ठीक है, चार्ज नहीं हो रहा क्या? हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे देखो क्या बोलता है फिर आगे। हाउएवर लिथियम हैलाइड आर समवट कोवेलेंट। लो जी, वो बात आ गई। अब आपको बताने की जरूरत है क्या, लिथियम हैलाइड, लिथियम का जो हैलाइड बनेगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, दो इट इज आयनिक। देखने से पता चलता है कि आयनिक है, लेकिन वो कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन। तो ये क्या क्या होता है, ये हाईली पोलराइज्ड होता है। ठीक है ना, उसकी कैपेबिलिटी लिथियम आयन की ज्यादा होती है। क्या करने के लिए? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। याद आया भैया, इस पोलराइजेशन का मतलब क्या बता रहे हैं ब्रैकेट में, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और रीजन बिहाइंड, लिथियम क्या है, स्मॉल साइज, जितने स्मॉल साइज का होता है उतना अच्छा डिस्टॉर्शन करता है, क्योंकि चार्ज रेडियस रेशो अच्छा खासा हो जाता है इसका, क्योंकि रेडियस बहुत छोटा है, स्मॉल साइज है। द लिथियम आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज and has high tendency to distort electron cloud around the नेगेटिव हैलाइड। तो हैलाइड का तो नेगेटिव ही चार्ज होता है, उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, लिथियम छोटा होने की वजह से, लिथियम छोटा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी जो इसकी होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसका रेडियस कम होता है, छोटा होता है। सिंस एनायन विद लार्ज साइज, अब और जबकि एनायन है वो क्लोराइड है, वो बहुत बड़ा है, उसका साइज ज्यादा बड़ा है, दैट कैन बी इजिली डिस्टॉर्टेड, वो जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो अमंग हैलाइड्स लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवेलेंट। अब चलो ये बताओ मुझे, लिथियम जो है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि एक तरफ तो मैं बताता हूँ लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। अब आप मुझे बताएंगे इसमें से कौन ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आयोडाइड होगा ज्यादा। क्यों? कि इसका साइज और बड़ा है, ब्रोमियम का इतना बड़ा है और क्लोरीन का मान लो इतना बड़ा है। कहने का मतलब जिसका साइज, भाई डाउन द ग्रुप जा रहे हो इधर तो साइज बढ़ रहा है ना, तो आयोडाइड का साइज तो बहुत बड़ा है। कौन से पीरियड में आता है ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पीरियड में है। सोचो सोचो, चार शेल हैं इसके अंदर, इसके अंदर 3 है और क्लोरीन में सिर्फ 2 ही है। 2 है, 3 है, क्लोरीन में 3 है। तो पहले, हाँ क्लोरीन में 3 है, सॉरी, तो आयोडीन में कितने होंगे? 5 शेल होंगे आयोडीन में। क्लोरीन में 3 होंगे, फ्लोरीन तो भूल ही गया, फ्लोरीन तो बहुत ही खतरनाक है, फ्लोरीन के बारे में बात ही मत करो। तो पहले मुझे बताएंगे आपको समझ, तो लिथियम आयोडाइड, अगर आपको ऑर्डर लिखने के लिए आएगा कि भाई लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, इसमें कौन कोवेलेंट ज्यादा होगा कौन कम होगा, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो इसका साइज। बिकॉज ऑफ आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए ये ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा एज पर फजन्स रूल, एंड ब्रोमीन का उससे कम होगा और क्लोराइड का इन तीनों में सबसे कम, इन तीनों में।
तो बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो यार, आनंद लो, बस मजा आना चाहिए पढ़ाई करने में। आप बोल लगे यस कुछ पढ़ रहे हैं। चलो जी, अब आ गया मजा, मजा और आएगा। रिड्यूसिंग नेचर। अब आप मुझे बताओ, लिथियम प्लस का, लिथियम से लिथियम प्लस बनता है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो आपने क्या देखा था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू थी -3.05। एम आई राइट? यहां पे मैं बोल सकता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? अरे बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन देता है, बोलता भैया लेके जाओ, फ्री में लेके जाओ, फ्री में लेके जाओ। क्यों लेके जाओ? क्योंकि वो चाहता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मेरा तैयार हो जाए। तो वो जब इलेक्ट्रॉन देता है तो खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। और सामने वाले क्या कर रहा है? रिड्यूस। इसीलिए इन सभी का रिड्यूसिंग नेचर की बात करता है कि सभी के सभी रिड्यूसिंग नेचर वाले हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसे देगा? ध्यान से सुनना सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट, पहले तो ये मेटल सॉलिड स्टेट में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए पहले तो उसको गैसियस स्टेट में आना पड़ेगा, मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और जब ये गैसियस स्टेट में आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन भी निकालो, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकल के अब ये आयनाइज हो गया, अब M+ बन गया, अब केटायन बन गया। अब केटायन बनने के बाद, अब केटायन बनने के बाद देखो वाटर के साथ रिएक्ट करके M+, अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या रिलीज होगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहाँ पे किसकी किसकी बात हुई? सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, तीन चीजों की बात हो रही है, देख लो। ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा के लिए याद क्या रखनी है, तो सीखना है बस। क्या बोलता था? अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। पहली बात क्लियर, आपको मालूम है। लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम द लीस्ट पावरफुल। ध्यान देना यहाँ पे, इन दोनों चीजों के बारे में आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। कि अभी अभी थोड़ी देर पहले भी कहीं लिखा हुआ था, मैंने बताया था कि लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अपने ग्रुप में सोडियम सबसे सबसे कम है, लीस्ट है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 वैल्यू, ध्यान देना प्लीज, विच मेजर्स द रिड्यूसिंग पावर। तो ये जो E0 वैल्यू जो है आपकी, E0 वैल्यू रिड्यूसिंग पावर जो है जनरेट कहाँ से बनती है, कैसे कैसे हमको पता चलता है, इसकी वैल्यूज कौन कौन मिलके देता है? तो ये सब लोग हैं, इनकी वजह से कैलकुलेट होती है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कभी कभी क्या देखोगे आप, किसी किसी की एक्सपेक्टेड वैल्यू से उल्टा होता है, जिसकी आप उम्मीद करोगे वो नहीं होगा। क्यों? किसी कोई ना कोई ऐसी चीज अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाएगी, अचानक कोई ऐसी चीज बढ़ जाएगी जिसकी वजह से इसकी वैल्यू पे, E0 वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। अब भला क्यों हो जाएगी? क्यों? अब मैं बताता हूं। सपोज यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की जगह पे अगर मान लो यहाँ पे हम सब्लिमेशन किसी की ठीक ठाक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी, लेकिन अगर वो आइटम मान लो यहाँ पे हेलोजन हुआ, तो हेलोजन है, सॉरी, ओनली ओनली Cl2 है मान लो। अगर Cl है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी अनएक्सपेक्टेडली हाई हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? E0 वैल्यू पे बहुत फर्क डाल देगा। तो हर एक चीज ना एक हिसाब से नहीं चलने वाली केमिस्ट्री में। मैं कई बार बता चुका हूं, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की तरह काम नहीं करता। केमिस्ट्री में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होता, ठीक है? कभी कभी 2 और 2 4.2 भी होता है, और कभी कभी 3.9 भी होता है। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स की नहीं। मतलब मैथ्स की तरह काम नहीं करता, आगे पीछे उसके बिहेवियर शो करते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन। आपने थोड़ी देर पहले अभी देखा था, डेंसिटी मैंने बताया था सोडियम की ज़्यादा है, लिथियम से भी, लिथियम से भी ज़्यादा, इधर पोटेशियम से भी ज़्यादा। बताओ, है ना अजीब सा काम? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनोमलस बिहेवियर रहते हैं, वो थोड़ा सा याद रखना है आपको। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ याद रखने वाली बात, कुछ याद रखने वालों को याद रखो तभी समझ में आएगा। एनीवे,
तो अभी तक आपने क्या देखा, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ा आपने इसके बारे में। अब आगे क्या बोलता है, विद द स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन दैट इज लिथियम। अब लिथियम की बात करता है, पहले लिथियम की बात करेगा कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू हाई है जैसे, और बाकी चीज़ों की कम क्यों है, थोड़ा सा ध्यान देना अभी। और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप खुद ही करके मुझे बताएं। अब बता रहा है उसकी हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी है विच अकाउंट्स फॉर इट्स हाई नेगेटिव वैल्यू। अब देखा आपने, सुनो ध्यान से, आपने उस टेबल में देखा तो के स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन है, लिथियम। तो मुझे बता सकते हो क्यों है, उसका कारण क्या है, हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। और आपने खूब अच्छे से देखा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। याद आया आपको सब चीजें, पीछे हाइड्रेशन पढ़ के आए कि नहीं, पीछे हाइड्रेशन पढ़ के आए। तो इसका रीजन जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी है, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि अभी अब ये कहाँ गया भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये रहा हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है, लिथियम की है। तो लिथियम की हाइड्रेशन, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मैंने आपको बताया, कितनी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, 3 चीजें, क्या क्या, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू है वो इन तीनों पे डिपेंड करेगी, कभी कोई सी ज्यादा हो जाएगी, कभी कोई सी कम हो जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू आगे पीछे होती रहती है, किसी किसी की अलग अलग। आप सोचोगे कुछ और लेकिन होता कुछ और है। 12th में पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो वो तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मुझे तो बहुत मजा आता है उसको पढ़ाने में। आगे ध्यान दो, तो क्या देखा आपने, हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा लिथियम की होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, मोस्ट नेगेटिव, सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट नेगेटिव, नॉट ज्यादा। बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ जी बोलो, ई नॉट वैल्यू एंड इट्स हाई रिड्यूसिंग पावर, तो इसलिए उसकी रिड्यूसिंग पावर भी हाई है। ये क्वेश्चन आप जो कुछ भी अभी नॉलेज गेन किए आप अभी चुटकी बजाते हुए फटाफट बताओगे, क्योंकि वो टेबल जो मैंने बताई आपको वो उसी के बेस पे बताओगे, जिसकी माइनस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो मोस्ट रिड्यूसिंग होगा, और अगर उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी तो रिड्यूसिंग पावर भी कम होती जाएगी। चलो देखते हैं, तो ई नॉट वैल्यू फॉर क्लोरीन, क्लोरीन की देखो 1.36, आयोडीन प्लस 0.53, एजी सिल्वर प्लस 0.79, Na minus 2.71 and lithium 3.04. Arrange the following ionic species in decreasing order of reducing strength. इनकी reducing strength के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा जिसकी रिड्यूसिंग पावर है उसको पहले लिखो। तो ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है 3.04 किसका, लिथियम, इसका मतलब लिथियम पहले आएगा सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद कौन है, हैं सोडियम की वैल्यू कहाँ है, हाँ देखो सोडियम की वैल्यू -2.71, तो सोडियम आएगा। फिर उसके बाद कहाँ है आयोडीन, हाँ +0.53, देखो अब प्लस की तरफ आ गए, अब बढ़ता चला जा रहा है, बस बढ़ता चला जा रहा है। फिर सोडियम, सॉरी 1 मिनट यार, कहाँ गया, मैं नंबर ही नहीं देख पा, हाँ सिल्वर और फिर लास्ट में सबसे ज्यादा क्लोरीन का है, देखो 1.3, वो भी प्लस का काफी ज्यादा है। तो ये आप ईमानदारी से बता सकते हो क्या इस सवाल को मुझे आपको बताना पड़ा, आप कर पाए ना, कैसे कर पाए, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा अच्छे से, आपको नॉलेज हुई। ओके, अरे भाई आज आपकी वो है क्या क्लास, क्या नाम, फिजिक्स की है, अरे यार भाई कल से एक काम करता हूँ, सुनो सुनो सुनो, कल तो मैं सुबह पढ़ा दूंगा आपको, अभी काम करेंगे, थोड़ा मैं जल्दी क्लास शुरू किया करूँगा, 5:45 या 6 कर दूंगा शुरू, और थोड़ा पढ़ाऊंगा, अभी मैं ख़त्म कर दिया है भाई अमोनिया वाला। जोशी जी सोचेंगे यार ये क्लास ही नहीं दे रहे। हाँ जी, तो क्या बोलता है, द अल्कली मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सोल्यूशन विच आर कंडक्टिंग इन नेचर, या और साथ में इसकी कंडक्टिंग भी नेचर रहता है। अमोनिया लिक्विड अमोनिया के साथ क्यों बनाता है ब्लू कलर, ये वो डीप ब्लू ही पूछेगा।
आपको कुछ नहीं करना है, ये रिएक्शन तो आपको 100% लिखना ही लिखना है। आपकी मैडम कल इस पे बहुत जोर देंगी और आप लोग पूछ भी लेना, मैडम इंपॉर्टेंट है क्या, पूछना है ऐसे ही बस, फिर क्या बताती देखना। ये मेटल और अमोनिया, ये एक्स वाई जैसे लिखा हुआ है ना, इसलिए बड़ी घबराहट हो जाती है बच्चों को। हटो, मैं हटा देता हूँ इसको, अमोनिया ये हटा दिया ना। अब क्या है, मेटल और लिक्विड अमोनिया। मेटल लिक्विड अमोनिया है, मतलब अमोनिया में कई सारे मॉलिक्यूल हैं। अब वो क्या बोलता है, ये मेटल के हिसाब से अमोनिया बनेगा, यहाँ पे उतने एक्स आएंगे। अब क्योंकि आप एक चीज बताओ मुझे कि मेटल का आयन कितना है, +1 है, तो वन ही रहने वाला है, वन ही रहेगा, है ना। अब ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे एक्स ले लिया, एक्स लिख रहा है, तो वाई, वाई अमोनिया, इलेक्ट्रॉन के इतने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि एक ही प्लस यहाँ पे शो कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो एक इलेक्ट्रॉन ई लिखा जाएगा, ई, और साथ में अमोनिया रहेगा। अमोनिया कितने, वाई, और यहाँ लगा दो माइनस, इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस साइन आएगा, मेटल की वजह से प्लस साइन आएगा, देख लो। और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन कैसा है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर एब्जॉर्ब करता है, ब्लू कलर। चलो देखते हैं आगे क्या बोलता है, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ब्लू कलर, ये आपको इक्वेशन लिख लो, रट रट मारो बस, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से which absorbs energy in visible region of light and thus imparts blue color। समझ गए ना। तो वो कलर एब्जॉर्ब करता है कंट्रास्ट, और हमको दिखाई देता है कैसा, ब्लू। तो रेडिश जोन वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कैसा करता है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना है, रेडिश जोन वाला कलर एब्जॉर्ब करेगा तो हमको ब्लू कलर इम्पार्ट करके दिखाई देगा। द सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक एंड, पैरामैग्नेट समझते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। एंड ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन, और अगर हम इसको स्टैंडिंग पोजीशन ऐसे रख दें, अमोनिएटेड मेटल और इलेक्ट्रॉन है ना जैसे ये, तो अगर छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अमाइड बना देगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है ना। स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, तो ये अमाइड बन जाएगा। वेयर एम डिनोट सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, ये देखो ये एम लिखा है ना, जो अमोनिएटेड है मतलब ये। In concentrated solution, the blue color changes to bronze color and becomes diamagnetic। बाद में ये डायमैग्नेटिक बन जाता है। आज की क्लास यहीं खत्म करूंगा, जोशी जी को बोल दो ले लेना है तो ले लेंगे क्लास। सो एंजॉय द क्लास, यूज पढ़ लेना आप, यूज देख लेना, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा दूंगा कल अच्छे से। यूज पढ़ना बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये बाकी सब मैं कल पढ़ाऊंगा यहाँ से, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, मजा आएगा कल। हाँ, अरे नहीं यार, कल संडे है ना, नॉर्मल होता, देखो इनका सिलेबस करना था मुझे, तब मुझे 6 बजे रखना पड़ रहा था, बिल्कुल 6 बजे ठीक नहीं है, बट कितने बजे रखूं बोलो। अरे नहीं रे भाई, मेरे को भी बहुत सारे काम है। 7:30 ठीक है ना, 7:30 उस दिन हमने कितनी मज़ेदार क्लास की थी, बढ़िया था ना। तो कल भी 7:30 रख लेते हैं, मुझे भी अच्छा रहेगा और मेरे पास भी टाइम बच जाएगा, बहुत सारे काम है। कहाँ ठंडी है यार, अभी कहाँ ठंडी है, ठंडी तो खत्म हो गई, बहुत कम हो गई ठंडी, उठ नहीं पाते हो तुम, ठीक है। तो कल हम 7:30 आई होप सबसे बढ़िया टाइम है। कल एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। हाकिम पेट वालों, तुम्हारी जान में जान आ रही है कि नहीं, अब डर तो नहीं रहे ना, डर डर तो नहीं रहे, डरना नहीं, अपनी तैयारी अच्छी करते रहो, अपनी तैयारी अपना काम करते रहो, जो जो चैप्टर बोला है सर ने उसको तैयार करते रहो। क्या कंसेंट, अब भाई क्या करोगे क्या मान, कौन सी बात,
उन्होंने फॉर्म भेजा, आपकी क्या ड्यूटी है? हाँ तो भर के भेज दो। क्या मानना ना मानना क्या है? हैं? तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं? नो बोल रहे हैं?